हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनी मैजर की इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने कवर करने वाले हैं राजस्थान इतिहास के अंतर्गत राजस्थान का एकीकरण। तो एकीकरण से संबंधित जो भी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट अभी तक पूछे गए हैं उन सभी को एक साथ अपने यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देखिए, जैसा भी अपने राजस्थान के जब इतिहास की जब चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि जो राजस्थान है अलग अलग रियासतों में विभाजित था। तो उन सभी रियासतों को मिला के जो वर्तमान राजस्थान का अपने देखते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर अस्तित्व में आया था, उसी की अपने यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखें कि जो सबसे पहले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजादी के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी। अभी सीईटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राजस्थान में जब आजादी के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। तो कुल मिला के रियासतें कितनी हो जाती है, 19, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। जिसमें अगर अपने 19 रियासतों की बात करें, 19 है रियासतों की बात करें तो उसके अंतर्गत है जो 16 तो राजपूत रियासत थी, 2 जाट रियासत थी जो भरतपुर और धौलपुर वाले, और एक थी मुस्लिम रियासत, वो थी टोंक। इस प्रकार से अपने जो राजस्थान है 19 रियासतों में विभाजित था, जिनमें 16 राजपूत रियासतें, मतलब उन पर जो रियासतें हुआ करती थी उनमें प्रत्यक्ष रूप से जो शासन कार्य संचालित किए जाते थे राजपूत राजाओं के द्वारा संचालित किए जाते थे। ठीक इसी तरह से 2 जाट रियासतें भरतपुर और धौलपुर और एक मुस्लिम रियासत वो थी टोंक। एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछा जाता है कि कुल कितनी रियासत थी, तो 19 थी, और एकमात्र मुस्लिम रियासत के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो कौन सी थी, अपनी टोंक थी। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। मतलब यहाँ पर जो अंग्रेज निवास करते थे तो वो अपना जो अपनी राजधानी के रूप में या फिर अपना जो ऑफिस उन्होंने बना रखा था वो कहाँ पर, अजमेर में बना रखा था। यहीं से अपना वो पूरे कार्य संचालित करते थे। और 3 ठिकाने कौन से हैं, लावा है, कुशलगढ़ है और नीमराना है, और 19 रियासतें थी। राजस्थान का जो एकीकरण है, मतलब राजस्थान को एक सूत्र में बांधने का जो कार्य है वो 7 स्टेप में हुआ था या फिर 7 चरणों में हुआ था, जिसकी शुरुआत अपनी बात करें तो 18 मार्च 1948 को हुई है। 18 मार्च 1948 को ये क्या था, अपना राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था। प्रथम चरण था, और 18 मार्च 1948 से शुरू होने के पश्चात में कब यह पूर्ण हुआ है, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। तो ये क्या था, अपना राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण। तो 2 डेट तो अपने इस लाइन के साथ ही अपने कवर हो जाती है कि अलग-अलग जो अपने यहाँ पर चरण हुए हैं उनकी डेट काफी बार पूछ की जाती है, वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो राजस्थान के एकीकरण का जो पहला जो चरण हुआ है कब से प्रारंभ हुआ, 18 मार्च 1948 को, और अंतिम चरण है वो कब हुआ है, 1 नवंबर 1956 को। इस प्रकार से कुल 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ है। और अब देखते हैं कि 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 के बीच में जो टाइम है वो कितना लगा था, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का कुल समय यहाँ पर लगा था। अब यहाँ पर अपनी बात करें तो रियासतों के जब यहाँ एकीकरण की बात आती है तो एक आता है रियासती सचिवालय या फिर रियासती विभाग। रियासती सचिवालय या फिर रियासती विभाग भारत सरकार के द्वारा इस विभाग की एक गठन किया गया है, और कब किया गया है, 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947। इसके बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है कि जो पूरा भारत है अलग-अलग रियासतों में जो बंटा हुआ था उनको एकीकृत करने के लिए एक रियासती विभाग की स्थापना की गई है। कब की गई है, 5 जुलाई 1947 को एग्जाम में पूछ लिया गया है। और इसके जो अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो राजस्थान या फिर अपने पूरे भारत की ही बात करें तो पूरे भारत को एकीकृत एक सूत्र में बांधने का जो कार्य है या फिर जो श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि रियासती विभाग या फिर रियासती सचिवालय के क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे। और इसके सचिव कौन थे, बीपी मेनन। बीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया था। अब 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार देशी रियासतों की अंग्रेजों के साथ में की गई संधियां क्या कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई। ठीक है। उसके पश्चात में जब देखते हैं कि भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की कौन सी प्रथम रियासत थी, तो उसके अंतर्गत आती है बीकानेर रियासत। कौन सी थी, बीकानेर रियासत। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी, तो बीकानेर की। तत्कालीन शासक अगर आपको पूछ लिया जाए तो उनका क्या नाम था,
शार्दुल सिंह जी, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और या फिर अपने ये भी बोल सकते हैं कि भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत है बीकानेर, इसके तत्कालीन शासक का क्या नाम था? शार्दुल सिंह जी। और इन्होंने 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है अपना है 14 अगस्त 1947 को धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह जी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि अपने अंतिम शासक है भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले। तो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक का नाम है बीकानेर वाले हैं, और अंतिम है धौलपुर। दोनों फैक्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है रियासती सचिवालय ने घोषणा की कि वे रियासतें जिनमें जनसंख्या 10 लाख से अधिक व आय 1 करोड़ रुपए से अधिक हो वह स्वतंत्र रह सकती है। अब रियासती सचिवालय जब यहाँ पर उनको एकीकृत कर रहे थे या फिर अपना पूरे भारत का निर्माण कर रहे थे, उस समय एक रियासती विभाग की एक कंडीशन थी कि ऐसे रियासतें जो जिनकी जनसंख्या है 10 लाख से अधिक है तथा वार्षिक आय है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक है, वो अपना जो अस्तित्व है स्वतंत्र रख सकती है। मतलब उनकी एक कंडीशन है कि या तो आप भारत में सम्मिलित हो जाए, या फिर अगर आप अपना खुद का अलग से अस्तित्व रखना चाहते हैं, अलग से देश बनाना चाहते हैं, अलग से राज्य बनाना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो इसी कंडीशन को अगर फुलफिल करने वाले राजस्थान की 4 रियासतें थी। मतलब है राजस्थान की 4 ऐसी रियासतें थी जहाँ की जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक थी, साथ-साथ में यहाँ की जो वार्षिक आय है वो भी कितनी थी? 1 करोड़ रुपए से अधिक थी। कौन सी थी? मेवाड़, या फिर अपने इसको बोल सकते हैं उदयपुर रियासत। इसके अलावा जयपुर है, जोधपुर, या फिर इसको अपने मारवाड़ रियासत बोल सकते हैं, साथ में कौन सी है? बीकानेर रियासत। तो 4 ऐसी रियासतें थी जो रियासती विभाग की अपना पृथक अस्तित्व रखने की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रही थी। अब इसी के दौरान मतलब खुद को स्वतंत्र रखने के लिए राजस्थान के कुछ अलग-अलग शासकों ने भी प्रयत्न किए थे कि ताकि उनको सम्मिलित रूप से जो ये कंडीशन है वो भी फुलफिल हो जाए, और साथ-साथ में एक थोड़ा-सा बड़ा अस्तित्व खुद को अपना व्यक्तिगत अस्तित्व या फिर अलग से अपना देश भी ये बना सकते हैं। इसी के लिए यहाँ पर संघ बनाने का कुछ प्रयास भी यहाँ के राजाओं के द्वारा किया गया था। तो उनमें बात करें, सबसे पहला है हाड़ौती संघ। कोटा के तत्कालीन शासक भीम सिंह जी ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयत्न किया था। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह जो कि डूंगरपुर के शासक थे, वागड़ संघ बनाने का प्रयत्न किया था। साथ-साथ में भोपाल सिंह जी इन्होंने राजस्थान यूनियन के नाम से उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित रूप से एक राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयत्न किया था। इसके अलावा जयपुर के मान सिंह जी इन्होंने भी राजपूताना संघ बनाने का प्रयत्न किया था पृथक अस्तित्व के लिए। तो ये 4 प्रमुख प्रयास किए गए थे यहाँ के राजाओं के द्वारा इसके लिए संघ बनाने का प्रयत्न किए थे। अब अपने एकीकरण से संबंधित देखें कि एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाले, मतलब राजस्थान का जब एकीकरण यहाँ पर किया जा रहा है तो उसके दौरान सबसे पहली रियासत कौन सी थी जो एकीकरण में सम्मिलित हुए थे, और सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी जो राजस्थान के एकीकरण में सम्मिलित हुई है। तो इस स्टेटमेंट में देखें कि एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाले पहली रियासत तो कौन सी थी? अलवर है। राजस्थान के विलय पत्र में सम्मिलित होने वाले प्रथम रियासत कौन सी थी? अलवर। और अंतिम रियासत कौन सी है? सिरोही। ठीक है, पहली रियासत कौन सी है? अलवर, और अंतिम है सिरोही। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट जो अपने एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? मेवाड़, या फिर आपने इसको क्या बोलेंगे? उदयपुर। राजस्थान की सबसे प्राचीन या फिर पुरानी रियासत वो कौन सी है? मेवाड़ है। सबसे नवीनतम रियासत या फिर सबसे नई रियासत जो बनी है वो है झालावाड़, जो कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई एकमात्र रियासत है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित राजस्थान की एकमात्र रियासत वो कौन सी है? झालावाड़। या फिर राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत वो भी कौन सी है? झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जोधपुर है। और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से शाहपुरा, और सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जोधपुर। इसके अलावा अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत तो कौन सी है? जयपुर है। ये फैक्ट भी आपको यहाँ पर ऐड ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट, और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटी कौन सी है, वो कौन सी है? सबसे शाहपुरा, सबसे छोटी। किस हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी कौन सी है?
शाहपुरा है। तो ये 6 फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जो अपने पहले ही देख चुके हैं कि एकमात्र रियासत तो कौन सी थी, टोंक थी। ओवरऑल 19 रियासतें थी, इसमें से 16 राजपूत है, तो जाट रियासत है और एक मुस्लिम रियासत थी, तो वो कौन सी है, टोंक। अब अपने देखेंगे राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है उसके 7 चरण है, उसके अंतर्गत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अपने देखते हैं। सबसे पहले अपना चरण मत्स्य संघ के नाम से जिसको अपने जानते हैं। राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण है उसका जो नामकरण है मत्स्य संघ है। और ये जो मत्स्य संघ जो नामकरण पड़ा है किस समिति के आधार पर, के एम मुंशी के आधार पर। के मुंशी ने इस जो नामकरण है इस संघ का किया है, या फिर इस चरण का जो नामकरण है किसके द्वारा किया गया, के एम मुंशी के द्वारा मत्स्य संघ। और ये हुआ कब है, 18 मार्च 1948 को। इससे पहले अपने जो पहली स्लाइड आज ही कवर की है कि राजस्थान का जो एकीकरण है उसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का कुल समय लगा है, जिसकी शुरुआत कब से होती है, 18 मार्च 1948 को। मतलब 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन सी रियासतें सम्मिलित थी, तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। सभी अपना बेसिक अपने याद रखते हैं ट्रिक के माध्यम से, ABCD इन 4 रियासतें थी। याद करने के दृष्टिकोण से ट्रिक है ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और साथ साथ में एक ठिकाना है वो कौन सा है, नीमराना। कुल ठिकाने कितने थे, 3 थे, जिसके अंतर्गत एक जो पहला ठिकाना है वह राजस्थान के एकीकरण के पहले ही चरण में सम्मिलित हुआ है, किसमें, मत्स्य संघ में। और इसका जो मत्स्य संघ नामकरण किसके द्वारा किया गया, के एम मुंशी के द्वारा। इसके अंतर्गत है जो इस चरण में जो राजधानी बनाई गई है अलवर बनाई गई है, और इस चरण के जो उद्घाटन करता है उनका नाम है NB गौडगिल या फिर नरहरि विष्णु गौडगिल। NB गौडगिल के द्वारा इस चरण का उद्घाटन किया गया है, और कहां पर किया गया है, भरतपुर में। तो राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण है उसका उद्घाटन NB गौडगिल के द्वारा कहां पर, भरतपुर में किया गया है। इसमें जो राज प्रमुख जो पद दिया गया है उदयबान सिंह जी, धौलपुर के तत्कालीन शासक उदयबान सिंह जी को राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण मत्स्य संघ का क्या बनाया गया है, राज प्रमुख बनाया गया है। उपराज प्रमुख जो गणेश पाल है करौली के तत्कालीन शासक, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं शोभाराम जी कुमावत को, जो अलवर से संबंधित है। ये था अपना राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण। नेक्स्ट है अपना पूर्व राजस्थान संघ या फिर राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण है जिसका नामकरण है पूर्व राजस्थान संघ। यह कब हुआ है, 25 मार्च 1948 को। राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण है उसके ठीक एक सप्ताह बाद में जो राजस्थान के एकीकरण का क्या हुआ है, दूसरा चरण हुआ है। डेट अगर आपको पूछ ली जाए तो 25 मार्च 1948 को। सारे डेट्स अपने को ध्यान में रखनी है, काफी बार अपने एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि 4 आपको डेट दी जाती है या फिर आपको 4 यहाँ पर चरण के नाम दे दिए जाते हैं, उनको आपस में मिलान करना होता है। दूसरा चरण अपना कब हुआ है, 25 मार्च 1948। इसके अंतर्गत कौन सी रियासतें और ठिकाने सम्मिलित थी, तो एक है टोंक और साथ साथ में है लावा जो यहाँ का क्या था, ठिकाना था। बूंदी है, कोटा है, झालावाड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और किशनगढ़, और साथ साथ में कुशलगढ़ ठिकाना। कहने का मतलब है राजस्थान के जो दक्षिणी और जो पूर्वी जो हिस्से हैं या फिर दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान के जिले हैं वर्तमान में अपने देखते हैं, जो ठिकाने थे तत्कालीन वो इसको सम्मिलित किया गया है राजस्थान के दूसरे चरण में। सारे एक साथ कवर करने हैं। और इसका जो उद्घाटन करता है वो भी कौन है, NB गौडगिल। राजस्थान के एकीकरण का जो पहला जो चरण है उसके उद्घाटन भी करता कौन है, NB गौडगिल है, और दूसरा जो चरण हुआ है उसके उद्घाटन करता भी कौन है, NB गौडगिल है। और ये कब हुआ है, 25 मार्च 1948 को। इस चरण के जो राज प्रमुख हैं बनाए गए हैं भीम सिंह जी कोटा को, जो कोटा के तत्कालीन शासक थे। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह जी जो कि बूंदी के तत्कालीन शासक थे। प्रधानमंत्री जो बनाए गए गोकुल लाल जी अशावा, जिनका संबंध था शाहपुरा से। तो और एक ये अपना स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बांसवाड़ा के तत्कालीन शासक चंद्रवीर सिंह जी, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह का एक स्टेटमेंट है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये एग्जाम में सीधा पूछ लिया गया था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यह जो स्टेटमेंट है किसका है, तो बांसवाड़ा के तत्कालीन शासक चंद्रवीर सिंह का यह स्टेटमेंट है। तो दूसरा चरण है अपना पूर्व राजस्थान संघ, जिससे संबंधित एग्जाम में पूछे गए सारे अपने फैक्ट यहाँ पर देख चुके हैं। नेक्स्ट अपना तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान संघ, जिसको अपने नाम पे है। तीसरे चरण का नाम क्या है, संयुक्त राजस्थान, और जो वह है 18 अप्रैल 1948 को। अब इसको याद करने की जैसे राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण है 18 मार्च को, इससे ठीक एक महीने बाद में राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण हुआ है। दूसरा चरण तो पहले
चरण के ठीक 1 सप्ताह बाद में हुआ था, लेकिन तीसरा जो चरण है, पहले जो अपना चरण है उसके ठीक 1 महीने बाद में हुआ है, तो 18 अप्रैल 1948। इसके अंतर्गत जो राजस्थान का जो एकीकरण का जो दूसरा चरण था, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसको जोड़ लिया गया है, उदयपुर को जोड़ लिया गया है। तो पहली जो रियासतें थी दूसरे चरण की, उसमें सिर्फ उदयपुर को यहाँ पर एड ऑन करना है। वैसे तो यहाँ पर इसी दूसरे चरण के दौरान ही उदयपुर को यहाँ पर इसमें सम्मिलित होने के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय के तत्कालीन जो शासक थे वो इस समय एग्री नहीं थे। लेकिन जब इसका उद्घाटन होने वाला था उस समय वो एग्री हो गए थे, लेकिन उनको बाद में अलग से इसको एड ऑन किया गया है, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो तीसरा चरण के अंतर्गत राजस्थान का एकीकरण का जो दूसरा जो चरण है उसमें सिर्फ किसको ऐड किया गया है, उदयपुर, ठीक है, उदयपुर को, और राजधानी किसको बना दी गई थी, उदयपुर को। इस जो चरण है उसके उद्घाटन करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राजस्थान के एकीकरण का पहला और दूसरा जो चरण है उसके उद्घाटन करता तो कौन है, एनबी गॉडगिल है, लेकिन जो तीसरा जो चरण हुआ है उसके उद्घाटन करता कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पर राजप्रमुख का जो पद है किसको दे दिया गया, तो भोपाल सिंह जी उदयपुर को दे दिया। भोपाल सिंह जी जो तत्कालीन उदयपुर के जो महाराणा थे उनको यहाँ पर क्या बना दिया गया था, राजप्रमुख भोपाल सिंह जो उदयपुर से है। और दूसरे चरण के दौरान जो जिनको राजप्रमुख का जो पद दिया गया था उनको यहाँ पर क्या बना दिया गया था, उप राजप्रमुख जो थे कोटा के भीम सिंह जी। तो यहाँ के प्रधानमंत्री मणिलाल जी वर्मा जो है उदयपुर से। और इससे पहले अपने जब चर्चा की थी कि रियासती विभाग की जो कंडीशन थी खुद को स्वतंत्र रखने के लिए, उसी प्रयत्न जो किया था यहाँ के तत्कालीन शासक मेवाड़ महाराणा के द्वारा किया गया, तो जिसको अपने किस नाम से जानते हैं, राजस्थान यूनियन के नाम से जानते हैं। कि मेवाड़ महाराणा गोपाल सिंह जी राजस्थान यूनियन बनाने का यहाँ क्या किया था, प्रयत्न किया, ठीक है। और इसके अलावा कि मणिलाल वर्मा का एक स्टेटमेंट है कि मेवाड़ महाराणा मंत्री मेवाड़ के 20 लाख लोगों के भाग्य का निर्धारण अकेले नहीं कर सकते। तो ये भी पूछा जा सकता है, जैसे अपने चंद्रशेखर सिंह जी वाला पढ़ा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो तीसरा चरण है जिसके अंतर्गत दूसरे चरण में सिर्फ क्या ऐड हुई है, उदयपुर रियासत हुई। और यहाँ पर महाराज प्रमुख जो बनाए गए हैं वो किसके, उदयपुर के तत्कालीन शासक को बनाया गया। चौथा चरण है अपना बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान में जो 30 मार्च 1949 को हुआ है। 30 मार्च को अपने एक और अपना दिवस मनाते हैं, राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस। अब इस 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण हुआ है। इसके अंतर्गत जो सम्मिलित है तीसरा चरण है, एक तो तीसरा चरण है, तीसरे चरण में जो 4 राजस्थान की बड़ी रियासतें हैं, कौन सी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतों में से 4 जो रियासत थी वो इनको सम्मिलित कर लिया गया है। मतलब दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण में राजस्थान का जो अधिकांश निर्माण है वो हो चुका था। तो इसीलिए 30 मार्च को जब यहाँ पर इस चरण हुआ है तो इसी डेट के आधार पर अपने 30 मार्च को क्या बनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है राजस्थान स्थापना दिवस अलग है, लेकिन राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है 30 मार्च 1950 को राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण हुआ है उस दौरान राजस्थान का जो लगभग जो निर्माण है वो हो चुका था। इसीलिए अपने 30 मार्च को किस रूप में मनाते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पर राजधानी किसको बना दी गई, तो जयपुर को। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले 2 चरण के कौन थे, एनबी गॉडगिल थे, तीसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चौथे चरण के जो उद्घाटन करता है वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो रियासती विभाग के क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष भी हुआ करते थे, ठीक है। इस दौरान महाराज प्रमुख का जो पद है किसको दे दिया गया था, गोपाल सिंह जी। गोपाल सिंह जी को जो तीसरे चरण में राष्ट्र प्रमुख जिनको बनाया गया था, यहाँ पर जब 4 रियासतें और सम्मिलित की गई तो एक नया पद यहाँ पर सृजित किया गया था, महाराज प्रमुख का, ठीक है। महाराज प्रमुख का जो थे गोपाल सिंह जी उदयपुर को। राजस्थान के एकमात्र अगर आपको महाराज प्रमुख पूछ दिया जाए तो वो कौन है, गोपाल सिंह जी, जिनका संबंध कहां से है, महाराणा थे ये उदयपुर के तत्कालीन महाराणा। राज प्रमुख का जो पद है मान सिंह जी सेकंड को, जो जयपुर के तत्कालीन शासक, उनको दे दिया गया। और उपराज प्रमुख भीम सिंह जी जो दूसरे चरण के दौरान राज प्रमुख थे, फिर उनको तीसरे चरण में उपराज प्रमुख और चौथे चरण में भी क्या बना दिया गया था, उपराज प्रमुख। और हनुवंत सिंह जी जो कि जोधपुर के तत्कालीन शासक हुआ करते थे, उनको भी यहाँ पर उपराज प्रमुख बना दिया गया। अब इस चरण के बाद में यहाँ पर जो महाराज प्रमुख, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख और प्रधानमंत्री, ये चारों जो यहाँ पर पद है वो एज इट इज रहेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। लास्ट चरण में अपने देखेंगे मानसिंह जी के स्थान पर जो अपना राज्यपाल का जो पद है वो सृजित जब कर दिया गया था, तब इनको राज प्रमुख से पद से मुक्त कर दिया गया। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है हीरालाल जी शास्त्री। एक है यहाँ पर टर्म प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि
कि जब यहाँ पर राजाओं को जब जो एकीकरण किया जा रहा था रियासतों का, तो उनके भरण पोषण एक प्रकार से अपने बोल सकते हैं इनकी पेंशन के रूप में एक जो अमाउंट यहाँ पर इनको दी जाती थी, उनको अपने किस नाम से जानते हैं? प्रिवी पर्स के नाम से जानते हैं। और सर्वाधिक प्रिवी पर्स किसको मिलता था? जयपुर को। कितना मिलता था? 18 लाख रुपए वार्षिक इनको प्रिवी पर्स के रूप में मिलता था। जोधपुर को 17.5 लाख वार्षिक प्रिवी पर्स के रूप में, और बीकानेर को 17 लाख रुपए यहाँ पर प्रिवी पर्स के रूप में दिए जाते थे। नेक्स्ट है बी आर पटेल समिति की सिफारिश के आधार पर यहाँ पर जयपुर को क्या बना दिया गया था? राजधानी बना दिया। तो जब यहाँ पर इस चरण के दौरान राजस्थान की जो 4 बड़ी रियासतें थी उनको यहाँ पर जब सम्मिलित किया गया, तो राजधानी का प्रश्न जब उठा था, तो उसी दौरान यहाँ पर जयपुर और जोधपुर के बीच में जो राजधानी को लेकर जो यहाँ पर एक प्रकार से विवाद उत्पन्न था, तो उसी में यहाँ पर एक बी आर पटेल समिति बनाई गई। क्या? बी आर पटेल समिति। इस समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर जयपुर को क्या बना दिया गया था? राजधानी बना दिया गया था। अभी अपने पढ़ रहे हैं चौथा चरण। लास्ट में जब अपने पढ़ेंगे पूरा जब 7वां जब चरण पढ़ेंगे उसमें अपने देखेंगे एक और नई समिति देखेंगे, उस दौरान अपनी अलग से चर्चा और करने वाले। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि चौथे चरण के दौरान जब यहाँ पर जयपुर को जब राजधानी बनाया गया था, इस समिति की सिफारिश के आधार पर, बी आर पटेल समिति की सिफारिश के आधार पर यहाँ पर बनाया गया। ये था अपना राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण। नेक्स्ट अपना 5वां चरण। 5वां चरण इसके नाम है संयुक्त वरहत राजस्थान, जो हुआ है 15 मई 1949 को। 5वां चरण 5वें महीने में हुआ है, 15 मई 1949 को हुआ है, और इसके अंतर्गत है वृहद राजस्थान, मतलब एक तो है चौथा चरण है। इसमें राजस्थान के एकीकरण का पहला जो चरण है, पहला चरण है, इन दोनों को क्या कर दिया गया था? दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों को सम्मिलित एक रूप में एक साथ यहाँ पर इनको कनेक्ट किया गया। तो राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण है, सॉरी 5वां चरण है, उसको अपने संयुक्त वरहत राजस्थान के नाम से जानते हैं, जो 15 मई 1949 को हुआ है। इसके अंतर्गत राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण है, उसमें यहाँ पर किसको मिला दिया गया था? मत्स्य संघ, मतलब राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया था, दोनों को मर्ज कर दिया गया था। और राजधानी किसको बना दिया गया था? जयपुर को बना दिया गया था। राज प्रमुख जो पहले अपने चर्चा करोगे एज इट इज रहेंगे, किसी प्रकार का यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा। मान सिंह जी सेकंड यहाँ पर जयपुर के जो तत्कालीन शासक उनको यहाँ पर चौथे चरण के बाद में कंटिन्यू बनते जा रहे हैं राज प्रमुख मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री। अब है यहाँ पर एक शंकर राव देव समिति। कौन सी है? शंकर राव देव समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ का जो विलय है राजस्थान में किया गया। क्योंकि जब देखते हैं कि जो भरतपुर और धौलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, उनमें जो भाषाई एकता देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जनमत करवाया गया, मतलब ये यहाँ की जो जनता है वो कौन से राज्य में मिलना चाहती है, राजस्थान में मिलना चाहती है या फिर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती है। तो उसके लिए एक समिति बनाई गई थी, शंकर राव देव समिति। शंकर राव देव समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर मत्स्य संघ को, मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर जो अपना जो क्षेत्र है, जो अपना राजस्थान के एकीकरण का जो पहला जो चरण है, उसको राजस्थान में सम्मिलित किया गया। तो समिति ध्यान रखनी है, शंकर राव देव समिति। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो वो कौन सी समिति है? शंकर राव देव समिति। 5वें चरण में चौथे चरण प्लस में पहले चरण को दोनों को मर्ज किया गया है। नेक्स्ट है अपना छठा चरण, राजस्थान संघ के नाम से इसको अपने जानते हैं। यह हुआ है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। इसके अंतर्गत रियासतें कौन सी सम्मिलित है? एक तो संयुक्त वरहद राजस्थान। संयुक्त वरहद राजस्थान मतलब 5वां जो चरण है, 5वें चरण में किसको सम्मिलित किया गया है? सिरोही में, लेकिन किसको छोड़कर? आबू दिलवाड़ा को छोड़कर। सिरोही का आबू दिलवाड़ा जो पार्ट है उसको छोड़ के बाकी जो यहाँ पर क्षेत्र है सिरोही का, उसको सम्मिलित कहां पर कर लिया गया था? राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। और यह राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण है? छठा चरण है। कब यहाँ पर हुआ है? 26 जनवरी 1950। इसी दिन इस भौगोलिक क्षेत्र को आधिकारिक क्या नाम दिया गया था? राजस्थान नाम दिया गया था। राजधानी एज इट इज जयपुर रहेगी और राज प्रमुख वही मान सिंह जी सेकंड रहेंगे। मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? हीरालाल जी शास्त्री, जो क्या थे? प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, प्रथम मनोनीत मंत्री। अब अपने जब मुख्यमंत्री पढ़ते हैं तो राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री का क्या नाम था? हीरालाल जी शास्त्री था। पहले इनको रियासतों में जब एकीकरण जब कर रहे थे, इनको पहले प्रधानमंत्री के नाम से जानते थे, लेकिन इस चरण के बाद में इनको क्या बोला गया? मुख्यमंत्री बोला गया। और राजस्थान की यह क्या है? प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। ये था अपना छठा चरण। लास्ट चरण है अपना, जिसे अपने राजस्थान के नाम से जानते हैं।
तो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप जब देखते हैं वो अपने कब अस्तित्व में आया था, तो है उसके लिए है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण है, जिसकी अपनी चर्चा सबसे पहले की थी कि राजस्थान का एकीकरण जो है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में कंप्लीट हुआ है। इसकी शुरुआत 18 मार्च 1948 को हुई है और लास्ट कब खत्म हुआ है 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 को अपना क्या हुआ है, राजस्थान के एकीकरण का 7वां या फिर अंतिम चरण हुआ है। इसके अंतर्गत अजमेर मेरवाड़ा जो कि अपनी राजस्थान का क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था एकमात्र। आबू दिलवाड़ा जो क्षेत्र है प्लस में मध्य प्रदेश और मंदसौर जिले का सुनील टप्पा जो गांव है राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। और यहाँ पर जो सिरोंज जो क्षेत्र है वो किसको मिला दिया गया था, मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। राज्य पुनर्गठन नियम के अनुसार जो है इसको सम्मिलित किया गया था। जो आबू दिलवाड़ा जो क्षेत्र है उसको राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, क्योंकि आबू दिलवाड़ा का जो क्षेत्र है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल किस में मिलाना चाहते थे, गुजरात में मिलाना चाहते थे। अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो शायद छठी चरण में ही राजस्थान जो सिरोही का जो पूर्णतः विलय किसमें कर दिया जाता था, राजस्थान में कर लिया जाता था। लेकिन जो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको गुजरात में मिलाना चाहते थे, लेकिन गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से ही राजस्थान में सिरोही का पूर्णतः विलय हुआ है। या फिर जो आबू दिलवाड़ा जो क्षेत्र है उसका जो राजस्थान में विलय का जो श्रेय है वो मुख्यतः किसको दिया जाता है, गोकुल भाई भट्ट को। इसीलिए इनको अपने राजस्थान का गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राजधानी बनाएगी जयपुर, मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया। मोहनलाल जी सुखाड़िया जब राजस्थान के एकीकरण का जो 7वां जो चरण हुआ है, वर्तमान जो स्वरूप अस्तित्व में है, उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनका क्या नाम था, मोहनलाल जी सुखाड़िया। और यहाँ पर प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए, सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी। क्योंकि जब अपने 7वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं, 7वां संविधान संशोधन 1956 का 7वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर राजप्रमुख का जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया और एक राज्यपाल के पद का यहाँ पर सृजन किया गया। उसी के आधार पर राजस्थान का जो प्रथम जो राज्यपाल है किसको बनाए गए थे, सरदार गुरमुख निहाल सिंह। साथ में 7वें संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, इसमें राज्यों की जो श्रेणी है, राज्यों की श्रेणी क्या कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। और राजस्थान उसमें बी श्रेणी का राज्य हुआ करता, बी श्रेणी का राज्य हुआ करता था। ये जो 7वां संविधान है उसके तहत राज्यों की जो श्रेणियां हैं उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ABCD 4 जो यहाँ पर श्रेणी हुआ करती थी उसके स्थान पर सिर्फ 2 श्रेणी यहाँ पर बनाई गई थी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो जब यहाँ पर राज्यों की जो श्रेणी थी उसके अंदर राजस्थान बी श्रेणी का यहाँ पर राज्य हुआ करता था। साथ में यहाँ पर 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में राजप्रमुख का जो पद हुआ करता था, जो अपने कंटिन्यू देख रहे हैं अपने चरण के दौरान, तो उनको समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल के पद का सृजन कर दिया गया। और राज्यपाल का जब पद सृजन किया गया तो यहाँ पर राजस्थान के जो प्रथम जो राज्यपाल बनाए हैं किसको बनाया गया था, सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी को बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। जब अपने पहला चौथा चरण पढ़ा था तब भी अपने देखा था कि जयपुर को राजधानी बनाया गया था। अब इस चरण के दौरान जब अपने देखते हैं कि पी सत्यनारायण समिति, क्योंकि यहाँ पर जब इस चरण में जब अजमेर मेरवाड़ा सम्मिलित हुआ था, अजमेर मेरवाड़ा जब सम्मिलित हुआ था तो अजमेर मेरवाड़ा तो सबसे अंतिम यहाँ पर इसमें एड ऑन हुआ है। तो लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर इसको शासन कार्य जो संचालित करने के लिए एक सभा हुआ करती थी जिसको अपने धार सभा के नाम से जानते हैं, धार सभा। इसमें 30 सदस्य, मतलब अजमेर की अलग से विधानसभा हुआ करती थी, 30 कुल सदस्य संख्या थी। और यहाँ पर एकमात्र हरिभाऊ उपाध्याय इस सभा के एकमात्र मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन जब इसको राजस्थान में सम्मिलित किया गया तो राजधानी को लेकर वापस से एक विवाद या फिर एक प्रश्न उठा। तो यहाँ पर एक समिति बनाई गई थी, पी सत्यनारायण राव समिति। इस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी कंटिन्यू रखा गया। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ अलग अलग विभाग, अलग अलग क्षेत्र विशेष को यहाँ पर सौंपे गए थे, जिनमें न्याय विभाग जोधपुर है, मतलब वर्तमान में अपने हाईकोर्ट भी कहाँ पर है, जोधपुर। और साथ में जिसको अपने विधि नगरी के नाम से भी जिसको जानते हैं। शिक्षा विभाग दिया गया था बीकानेर को, वन व सहकारी विभाग कोटा को, कृषि विभाग भरतपुर को, खनिज विभाग उदयपुर को, राजस्व विभाग किसको सौंपा गया था, अजमेर को सौंपा गया था। और यहाँ पर जो राजधानी है वो जयपुर को कंटिन्यू रखा गया इस समिति की सिफारिश के आधार पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राजाओं के जो प्रीवी वर्ष उसको समाप्त कर दिया गया था।
प्रीवी पर्स के बारे में अपने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सर्वाधिक जो प्रीवी पर्स है वो किसको दिया जाता था, जयपुर रियासत को। प्रीवी पर्स का सीधा सा मतलब है एक पेंशन के रूप में या फिर उनके भरण पोषण के रूप में जो उनको पे किया जाता था उसको प्रीवी पर्स बोलते हैं। लेकिन ये 26वां जो संविधान संशोधन हुआ है 1971 में, उसके तहत प्रीवी पर्स को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो जो अपने पहले ही देख चुके हैं कि 30 मार्च को अपने क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं और 1 नवंबर को अपने राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। दोनों भी ध्यान रखना है। 30 मार्च को अपना राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण हुआ है, 1 नवंबर को अपना राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण हुआ है। तो दोनों इंपॉर्टेंट अपने लिए। 30 मार्च राजस्थान दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, जोधपुर और टोंक। जोधपुर और टोंक है जो अपने जिन्ना के फेवर में थे और ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। अब इसी दौरान जोधपुर महाराजा हनुमान सिंह, तत्कालीन शासक का क्या नाम था, हनुमान सिंह जी, जिन्ना से मिलकर भोपाल के जो यहाँ पर नवाब हुआ करते थे उन्होंने जिन्ना से इनकी मुलाकात करने के बाद में इनको एग्री कर लिया था पाकिस्तान में मिलने के लिए। ठीक है, तो जोधपुर महाराजा हनुमान सिंह ने जिन्ना से मिलकर पाकिस्तान में मिलने का निर्णय किया। इस योजना का जो भांडाफोड़ है रियासती नामक समाचार पत्र में किसने किया था, सुमनेश जोशी ने किया था। सुमनेश जोशी ने रियासती समाचार पत्र में इस बात का भंडाफोड़ किया था कि ये जो है कहां पर मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। लेकिन अंततः ये किस में सम्मिलित हुए थे, भारत में सम्मिलित हुए। अब प्रीवी पर्स की अपने पहले चर्चा कर चुके हैं कि सर्वाधिक किसको मिलता था, जयपुर को। सबसे कम किसको मिला है, शाहपुरा में। और अगर आपको ठिकानों में पूछ लिया जाए कि ठिकानों में सर्वाधिक प्रीवी पर्स किसको दिया जाता था, कुशलगढ़, और न्यूनतम लावा को दिया जाता था। और 26वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जो प्रीवी पर्स है उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया। तो ये था अपना राजस्थान का एकीकरण, जिसको अपने एग्जाम के पॉइंट पे सारे जो अपने टॉप पॉइंट्स हैं वो सारे कवर कर चुके हैं। ये अपने एक शॉर्ट नोट के रूप में पूरा कंपाइल किया है कि अगर आपको क्विक रिवीजन करना हो इसका तो आप इस एक स्लाइड के माध्यम से भी कर सकते हैं, टेबल फॉर्मेट में जो आपको पूरा बनाया गया है। जैसे अपने क्विक रिवीजन करें कि राजस्थान के एकीकरण का जो पहला जो चरण है मत्स्य संघ के नाम से जिसको जानते हैं, के मुंशी ने इसका क्या किया था, नामकरण किया था। कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को। इसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, साथ साथ में एक ठिकाना था नीमराना। इसके राज प्रमुख किसको बनाया गया था, उदयभान सिंह जी धौलपुर के तत्कालीन शासक हुआ करते थे। शोभारंग जी को मौत यहाँ के क्या थे, प्रधानमंत्री, और इसका उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया था, एन.बी. गॉडगिल के द्वारा। दूसरे चरण का भी उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, एन.बी. गॉडगिल के द्वारा। दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान संघ, जो कि 25 मार्च 1948 को, मतलब पहले चरण के ठीक एक सप्ताह बाद में हुआ है, पहले अपने जैसे याद किया था। इसके अंतर्गत टोंक है, लावा ठिकाना है, बूंदी है, कोटा, झालावाड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक अलग ठिकाना कुशलगढ़, साथ में किशनगढ़, ये रियासतें सम्मिलित थी। और इसके जो राज प्रमुख हैं भीमसेन जी को बनाया गया था, साथ साथ में गोकुललाल जी साहू को यहाँ क्या बना दिया गया था, प्रधानमंत्री। और इसका भी उद्घाटन किसके द्वारा, एन.बी. गॉडगिल के द्वारा। प्रथम दोनों जो यहाँ पर चरण है उनके उद्घाटन किसके द्वारा किए गए थे, एन.बी. गॉडगिल के द्वारा। तीसरा जो चरण है 18 अप्रैल को, मतलब पहला जो चरण है ठीक एक महीने बाद में तीसरा चरण हुआ। उसके अंतर्गत दूसरे जो चरण है उसमें सिर्फ किसको सम्मिलित किया गया था, उदयपुर को सम्मिलित किया गया। और राज प्रमुख का जो पद है उसको अब जो महाराज प्रमुख, एक नया पद जो राज प्रमुख का जो पद है किसको सौंपा गया था, भोपाल सिंह जी, जो कि उदयपुर के तत्कालीन शासक थे, उनको बनाया गया। और माणिक्यलाल जी वर्मा को यहाँ पर क्या बना दिया गया था, प्रधानमंत्री। और इसके जो उद्घाटन करता है वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा चरण है 30 मार्च 1949 को। इसमें अंतर्गत तीसरे चरण में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, 4 बड़ी रियासतें उसको सम्मिलित कर लिया गया। और यहाँ पर जो 30 मार्च है इसी के आधार पर अपनी राजस्थान दिवस कब बनाते हैं, 30 मार्च को बनाते हैं। हीरालाल जी शास्त्री को जयपुर के जो निवासी थे उनको क्या बना दिया गया यहाँ पर, प्रधानमंत्री। और यहाँ पर मानसिंह जी सेकंड को क्या बना दिया गया है, राजप्रमुख बना दिया गया था। और महाराज प्रमुख का जो पद है भोपाल सिंह जी को सौंप दिया गया था। एकमात्र महाराज प्रमुख कौन है, उदयपुर के भोपाल सिंह जी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस जो चरण है इसका उद्घाटन किया है। चारों उद्घाटनकर्ता आपको ध्यान में रखने हैं। पहले 2 चरण के जो उद्घाटन करता है एन.बी. गॉडगिल है, तीसरे चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू, और चौथे चरण का जो उद्घाटन है किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। पांचवें चरण में शंकरराव देव समिति के आधार पर चौथे चरण के अंतर्गत मत्स्य संघ को सम्मिलित कर लिया गया। और ये हुआ कब है, 15 मई 1949 को। मान सिंह जी बाकी जो पद है इसके सेम एज इट इज रहेंगे कि यहाँ के जो राज प्रमुख है साथ में यहाँ क्या बना दिया गया जिनको, प्रधानमंत्री। ये सारे एज इट इज रहेंगे चौथे चरण के अनुसार। पांचवें चरण के अनुसार सिर्फ यहाँ पर इसमें सिरोही सम्मिलित किया गया है, आबू दिलवाड़ा को छोड़ के। और ये हुआ कब है, 26 जनवरी 1950 को। बाकी जो पद है वो सेम रहेंगे।
लास्ट में जो चरण है अपना 1 नवंबर 1956 को, मतलब राजस्थान के एकीकरण का जो अंतिम जो चरण है उसके अंतर्गत तो अबू दिलवाड़ा जो क्षेत्र है वो इसमें मुख्य रूप से, साथ-साथ में अजमेर मेरवाड़ का क्षेत्र है वो इस राजस्थान में सम्मिलित कर लिया जाएगा। और यहाँ पर जो 7वें संविधान संशोधन के तहत है, राजप्रमुख का जो पद है उसको समाप्त करने के पश्चात में राज्यपाल का जो पद है वो सृजित किया गया और राजस्थान के पहले जो राज्यपाल है वो किसको बनाया गया था? सरदार गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है, तो ये था अपना राजस्थान का एकीकरण, जिसके अंतर्गत अपने राजस्थान के जो भी एग्जाम में एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सारे फैक्ट अपने यहाँ कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए क्लास के लिंक को शेयर करना है, साथ साथ में चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ साथ में टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो भी आपको ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।